दोस्तों, बायोटेक ने हमेशा से ही कुछ ऐसे प्रयोग किए हैं जो हमें चौंकाते आए हैं। दो डिफरेंट जीन्स को मिलाकर ये जिस तरह नया प्रोडक्ट या जीव उत्पन्न करती है वो वाकई में असामान्य होते हैं, जैसे डोली, स्पाइडर गोट और भी कई। दोस्तों, यही कारण है बायोटेक को 21वीं सदी का विज्ञान कहा जाता है। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मानव निर्मित कुछ ऐसे ही जीवों के बारे में जिसे बायोटेक ने डिफरेंट जीन्स को मिलाकर डिजाइन किया है। तो वीडियो में मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही पास वाले बेल आइकन को टैप करें ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। एक ह्यूमन पिग एम्ब्रियो। अमेरिका में वैज्ञानिकों ने मानव सुअर की कोशिकाओं से बना भ्रूण तैयार किया। भ्रूण तैयार कर एक नई उपलब्धि हासिल की है। लेबोरेटरी में तैयार किया गया ये भ्रूण मानव और सुअर की कोशिकाओं को मिलाकर बना है। इस प्रक्रिया के तहत मरीज के ही शरीर की मूल कोशिकाओं को सुअर जैसे किसी बड़े जानवर के शरीर में विकसित किया जाता है। इन कोशिकाओं की मदद से मानव अंगों को विकसित किया जाता है। एक बार अंगों के विकसित हो जाने पर उसे मरीज के शरीर में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। ऐसे अंग मरीज की अपनी कोशिकाओं से विकसित किए जाते हैं। ऐसे में शरीर द्वारा उस अंग को स्वीकार नहीं किए जाने की संभावना बहुत कम होती है। इस प्रयोग की सफलता के बाद अब इंसान के अंगों को विकसित कर पाना मुमकिन हो सकेगा। इस प्रयोग की सफलता से दुनिया में अंग प्रत्यारोपण के लिए मानव अंगों की कमी दूर होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि इंसान और सुअर के साझा भ्रूणों को किमेरा नाम दिया गया है। वैज्ञानिकों को यह कामयाबी ट्रांसप्लांटेबल भ्रूण की रिसर्च के दौरान मिली है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों की टीम के एक सदस्य डेविस ने इस प्रयोग के बारे में जानकारी देते हुए कहा, सुअर के भ्रूण के साथ इंसानी कोशिकाएं डालने से जो जीव पैदा होगा वो सामान्य सुअर की तरह दिखेगा। उसका बर्ताव भी सामान्य सुअरों का ही तरह होगा, बस उनके एक अंग में इंसानी कोशिकाएं होंगी। एक बार अंगों के विकसित हो जाने पर उसे मरीज के शरीर में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। क्योंकि ऐसे अंग मरीज की अपनी कोशिकाओं से विकसित किए जाते हैं, ऐसे में शरीर द्वारा उस अंग को स्वीकार नहीं किए जाने की संभावना बहुत कम है। इस प्रयोग की सफलता के बाद अब इंसान के अंगों को विकसित कर पाना मुमकिन हो सकेगा। इस प्रयोग की सफलता से दुनिया में अंग प्रत्यारोपण के लिए मानव अंगों की कमी दूर होने की उम्मीद है। स्पाइडर गोट। दोस्तों, बायोटेक हमेशा से अनोखे काम करती आई है। किसी एनिमल के जीन को दूसरे एनिमल के जीन से मैच करके ये अलग अलग क्लोन तैयार करती है। ऐसे ही कुछ उन्होंने एक बकरी के साथ किया। प्रोफेसर रैंडी लुइस और एडम रदरफोर्ड ने यूएस के यूटा स्टेट यूनिवर्सिटी के एक खेत में आनुवांशिक रूप से संशोधित बकरियों को तैयार किया जो बड़ी मात्रा में एक मकड़ी के रेशम का उत्पादन करते हैं, जो मनुष्य के लिए ज्ञात सबसे मजबूत पदार्थों में से एक है। प्रत्यारोपित जीन का मतलब है कि बकरी एक अतिरिक्त प्रोटीन युक्त दूध का उत्पन्न करती है जिसे निकाला जाता है और मकड़ी के रेशम के धागों में बांटा जाता है, जो काफी मजबूत भी होता है। यही कारण है कि इस गोट को स्पाइडर गोट नाम दिया गया। फेदरलेस चिकन। पंख रहित मुर्गियां गर्म देशों में बड़े पैमाने पर मुर्गी पालन का भविष्य बन सकती हैं। एक इजरायली आनुवंशिकीविद का कहना है जिसने पंख रहित मुर्गी प्रोटोटाइप का निर्माण किया है। हालांकि नई मुर्गी कैलोरी में कम है, लेकिन ये तेजी से बढ़ती है, पर्यावरण के अनुकूल है और इसकी गर्म स्थिति में जीवित रहने की अधिक संभावना होगी। यरूशलेम के हिब्रू विश्वविद्यालय के एविगडोर कहनर ने यह दावा किया कि उन्होंने नियमित रूप से ब्रॉयलर चिकन के साथ स्वाभाविक रूप से नंगे गर्दन के साथ एक नस्ल को पार करके अपने लाल चमड़ी वाले चिकन का निर्माण किया। लेकिन आलोचकों का कहना है कि बेतरतीब आनुवांशिक उत्परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पंख रहित मुर्गियों के साथ पिछले अनुभव से पता चला कि वे सामान्य पक्षियों की तुलना में अधिक पीड़ित हैं। नर संभोग करने में असमर्थ रहे हैं क्योंकि वे अपने पंखों को फड़फड़ा नहीं सकते और दोनों लिंगों के नग्न मुर्गियां परजीवी, मच्छर के हमलों और सनबर्न के लिए अति संवेदनशील है। बेल्जियन ब्लू काउ। ये नस्ल 19वीं शताब्दी में मध्य और ऊपरी बेल्जियम में उत्पन्न हुई। यूनाइटेड किंगडम से मवेशियों की थोरथॉन नस्ल के साथ स्थानीय नस्लों को मैच करके तैयार की गई हैं। मवेशियों को पहले डेयरी और बीफ ब्रेड के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। आधुनिक गोमांस की नस्ल 1950 के दशक में प्रोफेसर हैंसेट द्वारा विकसित की गई थी, जो लीच प्रांत में एक कृत्रिम गर्भाधान केंद्र में काम कर रही थी। नस्ल की विशेषता यह है कि जीन उत्परिवर्तन को लाइन ब्रेडिंग के माध्यम से बना रखा है। बेल्जियम ब्लू का मायोस्टैटिन जीन में एक प्राकृतिक उत्परिवर्तन है जो प्रोटीन मायोस्टैटिक के लिए कोड करता है। मायोस्टैटी काटे गए मायोस्टैटिन जीन
अपनी सामान्य क्षमता में कार्य करने में असमर्थ हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मांसपेशी का विकास होता है। एक गर्भवती के भ्रूण में इस विशेष प्रकार की वृद्धि जल्दी देखी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक बछड़ा पैदा होता है जो जन्म के समय मांसपेशियों के तंतुओं की संख्या से बछड़े की तुलना में जन्मजात जीन उत्परिवर्तन के साथ 2 गुना अधिक होता है। इसके अलावा नवजात डबल कस्तूरी बछड़े का जन्म वजन सामान्य बछड़े की तुलना में काफी अधिक है। वजन बढ़ाने की तुलना में कम फीड सेवन के कारण बेल्जियम ब्लू मवेशियों की संरचना बदलने के कारण गाय की प्रोटीन में वृद्धि हुई है और वसा के जमाव में कमी आई है। बेल्जियम ब्लू की हड्डी की संरचना सामान्य मवेशियों के समान है, लेकिन इसमें अधिक मात्रा में मांसपेशी होती है, जिससे उन्हें हड्डी के अनुपात में अधिक मांस मिलता है। इन मवेशियों की आनुवांशिक मायोस्टैटिन उत्परिवर्तन के बिना मवेशियों की तुलना में औसतन लगभग 20% अधिक उपज होती है। इस नस्ल की मांसपेशियों की पैदावार में वृद्धि के कारण उच्च प्रोटीन युक्त आहार के लिए वजन बढ़ाने के परिवर्तित तरीकों की भरपाई करना आवश्यक है। सवाना कैट, सवाना बिल्ली की नस्लों में सबसे बड़ी है। एक सवाना बिल्ली एक घरेलू बिल्ली और एक मध्यम आकार बड़े कान वाली जंगली अफ्रीकी बिल्ली के बीच एक क्रॉस है। 1990 के दशक में अंत में प्रजनकों के बीच असामान्य सा ये क्रॉस लोकप्रिय हो गया और 2001 में इंटरनेशनल कैट एसोसिएशन ने इस नई पंजीकृत नस्ल के रूप में स्वीकार किया। मई 2012 में TICA ने इसे चैंपियनशिप ब्रीड के रूप में स्वीकार किया। एक सवाना का विदेशी रूप अक्सर कई विशिष्ट सहायक विशेषताओं की उपस्थिति के कारण होता है। इनमें से सबसे प्रमुख में विभिन्न रंग चिन्ह शामिल है: लंबा, गहरा, कुहासा, चौड़ा, गोल, सीधा कान, बहुत लंबे पैर, वसा, झांके नाक और डाकू जैसी आंखें। सवाना के शरीर लंबे होते हैं। जब एक सवाना खड़ा होता है तो उसका हेड उसके प्रमुख कंधों से अक्सर ऊंचा होता है। छोटा सिर चौड़ाई की तुलना में लंबा होता है और इसकी लंबी पतली गर्दन होती है। दिखने में यह बिल्कुल एक चीते जैसा लगता है। जॉर्सी, एक जॉर्सी जिसे ज़ेम्ब्रॉइड, जॉर्से, जॉनकी, ज़ेम्बले या ज़ेटकॉन्ग के नाम से भी जाना जाता है। ये एक संकर जानवर है। ये तब पैदा होता है जब एक नर ज़ेब्रा मादा घोड़े के साथ मैच किया जाता है। नर ज़ेब्रा, जिसे एक स्टॉलियन भी कहा जाता है, और मादा घोड़ा घोड़ी के रूप में जाना जाता है, एक संतान पैदा करता है जिसमें एक घोड़े की उपस्थिति होती है और एक ज़ेब्रा की। ज़ेब्रा के जीन बीमारियों और अन्य कीटों को समान संकर प्रतिरोध देते हैं जो गधों और घोड़ों पर आक्रमण करते हैं। जॉर्से मजबूत और हार्डी दोनों हैं और इनका सामान्य दृष्टिकोण माता पिता के जीन द्वारा निर्धारित किया जाता है। एक जॉर्से का जन्म 11 महीने की लंबी अवधि के बाद होता है, जो एक एकल फॉल्स को सामने लाता है। जॉर्से की उपस्थिति ज़ेब्रा जैसी धारियों को छोड़कर एक घोड़े जैसी है, जो पीछे की ओर पैरों पर सबसे बोल्ड है। दिलचस्प बात यह है कि प्रत्येक जॉर्से में अद्वितीय धारियां होती हैं, जो किसी भी अन्य जॉर्से के समान नहीं होती। वे इस विशेषता को ज़ेब्रा से विरासत में लेते हैं। जोर घोड़ा को आकार और स्वभाव विरासत में मिला है। त्वचा में मोटे फर होते हैं जो घोड़े की प्रजातियों के आधार पर काले से भूरे से लेकर कई रंग के हो सकते हैं। सर लंबे पैर के थूथन के साथ यह माता पिता से भी बड़ा दिखाई देता है। घोड़ों की आंखें बड़ी और गहरी होती हैं, जो सुरक्षा प्रदान करने के लिए लंबी पलकों से घिरी होती हैं। ज्यादातर काले खुरों के साथ पैर लंबे और मर्दाना होते हैं। घोड़े के प्रमुख रंजक के आधार पर घोड़ों के अन्य लक्षण हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि घोड़ा काला है और सफेद जॉर्से है तो यह सफेद पैच का वारिस होगा। उनके बड़े और चुभने वाले कान उन्हें गंध की एक अविश्वसनीय भावना के साथ एक चेतावनी सुनने की शक्ति देते हैं। ग्लोफिश आनुवंशिक रूप से इंजीनियर फ्लोरोसेंट मछली का एक पेटेंटेड और ट्रेड मार्केटेड ब्रांड है। अलग अलग प्रकार के ग्लोफिश वर्तमान में बाजार में हैं। ज़ेब्राफिश पालतू दुकानों में उपलब्ध पहले ग्लोफिश थे और अब चमकीले लाल, हरे, नारंगी, पीले, नीले, गुलाबी और बैंगनी रंगों में बेचे जाते हैं। हाल ही में इलेक्ट्रिक ग्रीन, सनबर्स्ट ऑरेंज, मूनराइज पिंक, स्टारफायर रेड, कॉस्मिक ब्लू और ग्लो स्टिक पर्पल, रंगीन टेट्रा, एक इलेक्ट्रिक ग्रीन, टाइगर बाब और एक ग्लोब रेनबो शार्क को लाइनअप में जोड़ा गया है। हालांकि मूल रूप से सजावटी मछली व्यापार के लिए विकसित नहीं किया गया है। ये सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने वाले पहले आनुवंशिक रूप से संशोधित जानवरों में से एक है। ग्लोफिश के अधिकार स्पेक्ट्रम ब्रांड्स के स्वामित्व में है, जिन्हें मई 2017 में ग्लोफिश के मूल डेवलपर यॉर्कटाउन टेक्नोलॉजी से ग्लोफिश को खरीदा था। तो दोस्तों, आप इन सभी बायो पेटेंट के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।